हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। आशा करते हैं कि आप लोग खूब अच्छे होंगे और बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो को हमारे लगातार देख रहे होंगे। और हमने तो ये वादा किया है कि एक सीक्वेंस से, चाहे वो किसी कंपटीशन एग्जाम का हो, चाहे किसी बोर्ड एग्जाम का हो, टोटल फिजिक्स पढ़ाया जाएगा किसी अन्य चैनल पर। आप लोगों को भागने की जरूरत नहीं है। अब अध्याय 1 चैप्टर 1 समाप्त हो गया है विद न्यूमेरिकल डेरिवेशन। अब आज हम अध्याय 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अध्याय 2 क्या है। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय देखेंगे। इसमें भाई इस चैप्टर में बिल्कुल 100% है। चाहे तो क्वेश्चन आता है कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसकी बीमा तथा मात्रक लिखिए। चाहे वहां चुंबक से आता है, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका बीमा तथा मात्रक। तो दो में से एक 100% आना है। चाहे वैद्युत फ्लक्स आ जाए, चाहे चुंबकीय फ्लक्स आ जाए। तो आज हम वैद्युत फ्लक्स समझाते हैं और बहुत अच्छे से समझिए। बहुत इसमें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वैद्युत फ्लक्स हम पढ़ाते हैं। देखिए वैद्युत फ्लक्स ये क्या चीज है। जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। सपोज कीजिए कोई भी पृष्ठ, चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र में कोई भी काल्पनिक पृष्ठ खींच लीजिए। मान लीजिए ऐसे ही कोई इसका फिक्स नहीं है, ऐसे कोई पृष्ठ खींच लिया गया। ये पृष्ठ कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र में है। अब अगर ये वैद्युत क्षेत्र में है तो वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत बल रेखाओं द्वारा। तो देखिए अब देखिए इसे हम वैद्युत बल रेखाएं खींचा गया है। इसमें हो सकता है कि हम बहुत अच्छा ना बनाए हो, लेकिन आप लोगों को बस एक बात ध्यान रखना है कि इधर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इनमें गैपिंग ज्यादा होनी चाहिए और इधर वैद्युत बल रेखाएं हैं वो कम होनी चाहिए। कहने का मतलब इधर वैद्युत बल रेखाएं सघन है और इधर वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, विरल हैं। अब इन तो बात को समझेंगे। अब हम क्या कहेंगे, देखे पहले ही बताया जा चुका है, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब ये पहले से ये बताया जा चुका है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, पीछे जाकर वीडियो में देख सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वो बल रेखाएं हमने प्रदर्शित कर दिया। हाँ, एक बात अब ध्यान रखना है कि वैद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। कहने का मतलब वैद्युत बल रेखाएं अगर समीप हैं, पास पास हैं, तो वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, ताकतवर होगा। और जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होगी वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा। तो हम यही कहेंगे। तो इसका मतलब इतनी बात तो जान गए होंगे। तो अब ये जो हमने पृष्ठ खींचा है, मान लीजिए ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है, तो यहां पर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ये वैद्युत फ्लक्स बहुत सिंपल में जान सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है।
कहने का मतलब वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। तो यहां हम लिख देते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, यहां परिभाषा लिखते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, जैसे यहां पर ये जो है यह मानते हैं एक वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से, ये देखिए सामने है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं, देखिए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं? जो हेडिंग है वो कहते हैं रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो बच्चों ये समझ गए होंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक बल रेखा, काल्पनिक पृष्ठ ले लिया जाए, वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ लिया जाए, तो कुल मिला के वैद्युत फ्लक्स अगर कहना है क्या है तो सीधा कह दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो बच्चे इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हम इरेज करना चाहते हैं। ले लीजिए, ले लिए होंगे। अब देखिए इसके बारे में और कुछ डीपली चलते हैं आगे, ये इसके बारे में और डीपली चलते हैं। तो देखिए क्या होगा, एक बात समझिए कि मान लीजिए कि ये जो हमने काल्पनिक पृष्ठ लिया है, इस काल्पनिक पूरा जो काल्पनिक पृष्ठ है इसमें से एक छोटा क्षेत्रफल काट लीजिए, छोटा सा एरिया काट लीजिए। सपोज कीजिए वो एरिया ये है, हमने काट लिया, एक छोटा सा एरिया काट लिया। अब एक बात बच्चे और जानते रहिए कि ये किसी भी, अगर कोई भी पृष्ठ काट लेते हैं तो उसका क्षेत्रफल तो होगा ही होगा। अब उसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, ये बहुत अहम बात है, इस पर ध्यान रखिए। ये कोई भी पृष्ठ है उसके बाहर, उस पृष्ठ के बाहर, जैसे ये छोटा सा पृष्ठ हमने लिया है तो इसके बाहर एक रेखा खींच दें, ये रेखा तो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींची गई जो छोटा सा पृष्ठ हमने लिया है, अगर हम कहें इसका क्षेत्रफल डीए है, डीए का मतलब, ए का मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, डीए का मतलब एक पृष्ठ के छोटे से भाग का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल अगर डीए ले ले तो इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, ये सबसे अहम है। कोई भी पृष्ठ ले लीजिए, उसके बाहर की ओर लंबवत खींची गई रेखा उसके क्षेत्रफल की क्या, उसके क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये वेक्टर डीए इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब मान लीजिए इस बिंदु पर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान लीजिए ये है वेक्टर ई, तो इस बिंदु पर क्षेत्रफल की दिशा वेक्टर डी ये है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, वेक्टर ई है, और दोनों के बीच हम मानते हैं थीटा एंगल बन रहा है। तो एक दूसरी परिभाषा कह सकते हैं, इच्छा हो एक तो परिभाषा तुम्हारे पास उपस्थित हो गई कि मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली
वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। चाहे तो कुछ इसकी दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसे हम अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, या अंग्रेजी में हल्का सा मार दीजिए बीच में, तो देखेंगे यही कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ। अब स्केलर प्रोडक्ट समझते होंगे बच्चों, वहां 11 के वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, वेक्टर मैथ में भी पढ़ेंगे 12 में मैथ में, और 11 के फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई दो तरीके का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो भी आएगा वो स्केलर आएगा, अदिश आएगा। तो कहने का मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ क्या? वेक्टर ई एंड वेक्टर डी ए। ब्रैकेट में लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। सीधी बात है, ये वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का मतलब क्या हुआ? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ई एंड वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज said to be इलेक्ट्रिक फ्लक्स, is said to be क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वो डेफिनेशन लिखिए कि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हो सके तो ये भी कह दीजिए, अंग्रेजी में लिख दीजिए बीच में, जैसे वो कहते हैं कटपीस मार दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड अब वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो यहां इंग्लिश हम लिख दिया, तो एक शब्द हम यहां इंग्लिश में ही कह देते हैं जिसे इट इज डिनोटेड बाई कहते हैं, हिंदी में कहेंगे इससे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इट इज डिनोटेड बाई, इंग्लिश से बहुत ज्यादा डरना नहीं है, क्योंकि आगे चलकर अगर साइंस साइड से है 11th-12th में तो ये आगे चलकर सब इंग्लिश टू इंग्लिश हो जाएगा। कुछ हल्का फुल्का यहाँ ट्रायल करते रहे। इट इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से डिनोट करते हैं, इसे फाई सफिक्स में ई, फाई ई से डिनोट करते हैं। अब देखिए तो इसका मतलब इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या निकल के आया है? फाई ई इक्वल इंटीग्रेशन ओवर एरिया। कहने का मतलब जब ये तो क्यों वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ये छोटे से भाग का हो गया, और पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई ई इक्वल इंटीग्रेशन ओवर एरिया वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब यहां पर इसे देखेंगे वेक्टर ई डॉट, यहां पर ध्यान दें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा होता है। तो चूंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है, तो इसलिए फाई ई इक्वल इसके बाद हम यहां आते हैं। देखिए पहले ही बता चुके हैं दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा होता है, तो ये हमारा फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ओवर एरिया, और ये वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिएगा इंटीग्रेशन जो हमें करना है वो एरिया वाले पार्ट का करना है। इसका मतलब ई और कॉस थीटा ये कांस्टेंट होके कहां हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई दैट फाई ई इक्वल ई कॉस थीटा बाहर हो गया, तो बचा क्या? इंटीग्रेशन और एरिया, ये हमारा डी ए हो जाएगा। अब कहने का मतलब छोटे से भाग का क्षेत्रफल डी ए है, तो पूरे भाग के क्षेत्रफल को हमने क्या माना था? ए माना था। तो हम कहेंगे सिंस इंटीग्रेशन डीए को हम इक्वल क्या होगा? ए, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ये ई ए हो गया, तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, और इसी को बंद कर देंगे।
अब कहने का मतलब यही तक तुम्हें जाना है। हाँ, इतना जानते रहिए कि ये वैद्युत फ्लक्स जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। कहिए क्यों अदिश? क्योंकि खुद समझते हैं कि इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है और डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट क्या होता है? स्केलर होता है, अदिश होती है। तो ये फाई ई एक अदिश राशि है, फाई ई एक अदिश राशि है, ये जानते रहे। तो अब बच्चों ये यहां तक कंप्लीट हुआ है। अब इसका हम इसमें चलते हैं, इसका बीमा तथा मात्रक चलते हैं। तो देख लीजिए बीमा तथा मात्रक, बीमा तथा मात्रक इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद अब हम बीमा तथा मात्रक चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, उसके बाद हम इसे इरेज कर देते हैं। अब देखेंगे फाई ई का मात्रक व बीमा या बीमाएं। अब इसका मात्रक व बीमाएं देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लर्न बीमा नहीं हो सकता है, बस अपना फाइंड करना, उसको निकालना जानते रहे। तो इसका मतलब हम पहले मात्रक निकाल लीजिए। देखेंगे बीमा जो होती है वो MKS पद्धति में होती है, और तो मात्रक भी MKS में निकाल लीजिए। फाई ई का मात्रक इक्वल, खुद ही देखिए अभी क्या आया था, फाई ई इक्वल क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। तो यहां पर ए और ई, तो क्या कहेंगे? फाई का मात्रक, ई का मात्रक, ई का मात्रक और इंटू ए का मात्रक। तो अब देखिए बच्चों, लिख दीजिए मात्रक। चूंकि ई का मात्रक लिखना है, पहले से जानते हैं ई इक्वल क्या होता है? एफ अपान क्यू। तो ई का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। तो ई का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, और बगल में क्या होगा? इनटू मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। तो अब इसको यहां पर सीधा किया जाए तो लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? न्यूटन कूलाम के पावर -1 इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसकी बीमा हम लिख देते हैं। तो देखिए बीमा क्या हो जाएगा? बीमीय समीकरण, बीमीय समीकरण क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, न्यूटन, देखिएगा कम से कम बीमा, बल की बीमा, कार्य की बीमा, वेग की बीमा, ये याद होनी चाहिए। तो बल की बीमा mL पावर -2 ये होती है, और कूलाम को बार बार बताते हैं बीमा AT होती है। क्यों? क्योंकि I इक्वल होता है Q अपान T। तो Q इक्वल क्या हो जाएगा? I इंटू T। तो एम्पियर का A और T, तो इसका क्या हो जाएगा? AT इसके पावर में -1, और ये हमारा क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। अब इसको अच्छे से एक साथ कर दीजिए। तो M जहां है, M और इसमें कहीं नहीं है, तो M ऐसे लिख दीजिए। फिर देखिए M के बाद L लिखा जाएगा, तो एक L यहां है, एक L यहां है, तो ये पावर 1 है, ये 2 है, तो L के पावर क्या हो गए? 3 हो गया। अब देखिए T पर आ जाइए, तो यहां T के पावर -1 है, यहां T के पावर -2 है, तो ये T के पावर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब उसके बाद A केवल एक जगह है, तो ये हमारा A के पावर -1 हो जाएगा। अब बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करते रहिए। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।